हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वही क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो एग्जाम में आप काफ़ी खुश हो जाओगे, क्योंकि वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो इस वीडियो में कराने वाला हूँ। फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है क्लास 12 एएसपी न्यू ग्रुप। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, फर्स्ट चैप्टर से। नेचर एंड ह्यूमन आर इंट्रिकेटली इंटरवाइंड, एनालाइज दिस स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन आपसे ये कहना चाह रहा है कि जो नेचर और ह्यूमन है ना, वो आपस में जुड़े हुए हैं कॉम्प्लेक्स तरीके से। इंट्रिकेटली इंटरवाइंड का मतलब सिंपल से जो कॉम्प्लेक्स तरीके से जुड़े हो। आपको बताने कि नेचर एंड ह्यूमन ऐसे ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इंट्रिकेटली इंटरवाइंड, ये नेचर ह्यूमन में कैसे देखने को मिलती है? वो इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि नेचर और ह्यूमन को हम सेपरेटली देख ही नहीं सकते, उनको अलग करा नहीं जा सकता है, बल्कि उनको हमें जो है एक साथ देखना, मतलब होलिस्टिकली देखना है, ठीक है ना। और आपने कई बार देखा होगा जो फिजिकल और जो ह्यूमन फिनोमिना होते हैं, उनको हम एज अ मेटाफोर यूज करते हैं, किस सिंबल की फॉर्म में? ह्यूमन एनाटॉमी की फॉर्म में। मतलब कि फिजिकल चीज़ों को हम क्या कर देते हैं कई बार ह्यूमन एनाटॉमी, मतलब कि जैसे कि ह्यूमन एनाटॉमी का मतलब है उसके शरीर में जो जो पार्ट्स होते हैं उससे हम फिजिकल फिनोमिना को क्या कर देते हैं भाई? जोड़ देते हैं। मेटाफोर्स का मतलब होता है कंपैरिजन करना। तो हम ह्यूमन एनाटॉमी से क्या कर देते हैं? कंपेयर कर देते हैं फिजिकल फिनोमिना को या फिजिकल एलिमेंट को। तो इसलिए दिखाता है कि भाई यहाँ पर जो नेचर और ह्यूमन है वो आपस में जुड़े हुए हैं। और कुछ एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे कि भाई फेस ऑफ द अर्थ हम बोलते हैं, आई ऑफ द स्ट्रोम हम बोलते हैं, माउथ ऑफ द रिवर हम बोलते हैं, स्नाउट ऑफ द ग्लेशियर हम बोलते हैं। ये सब कुछ एग्जांपल है जो ये दिखाते हैं कि नेचर एंड ह्यूमन जुड़े हुए हैं कॉम्प्लेक्स तरीके से, उनको अलग नहीं करा जा सकता, उनको सेपरेट नहीं करा जा सकता। सिमिलरली जो रीजन्स हो गए, विलेज हो गए, टाउन्स हो गए, उनको ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। और वहीं जो रोड्स है, रेलवेज है, वाटरवेज है, जो इनका नेटवर्क होता है, इसको आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन कहा जाता है। जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन में आर्टरीज जरूरी होती हैं, वेन्स होती हैं, आपको पता है। तो ऐसे ही जो ये रोड्स, रेलवेज, वाटरवेज के जो नेटवर्क्स हैं, इनको आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करूं, अगला क्वेश्चन। ह्यूमन बीइंग्स यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड बाय नेचर, एनालाइज द स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया है कि जो ह्यूमन बीइंग्स है वो अपॉर्चुनिटीज को जो है यूटिलाइज करते हैं जो कि नेचर प्रोवाइड करता है उन्हें। स्टेटमेंट को एनालाइज करना बिल्कुल सही बात है। स्टार्टिंग में नेचर से अपॉर्चुनिटीज के बारे में हमको कुछ पता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे पता चला कि भाई नेचर को हम यूज कर सकते हैं अपने फायदे के लिए, तो नेचर से जो अपॉर्चुनिटीज मिली तो ह्यूमन बींग्स ने उसको यूटिलाइज करा, है ना। आपको ये बताना है। तो ह्यूमन ने क्या करे भाई? पॉसिबिलिटीज क्रिएट करी रिसोर्स से, जो कि एनवायरनमेंट से मिलते थे उसको। और ह्यूमन मूव फ्रॉम द स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू स्टेट ऑफ फ्रीडम। ठीक है, जहाँ पर जो ह्यूमन पहले था वो स्टेट ऑफ नेसेसिटी में रहता था, मतलब कि जो उसकी ज़रूरत है वही पूरा कर पाता था, लेकिन और पहले वो डर कर रहता था भाई नेचर से, आपको पता होगा। लेकिन उस जैसे उसको पता चला कि भाई नेचर ये है, यहाँ से हम ये गैदर कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, तो वो नेसेसिटी की स्टेट से वो स्टेट ऑफ फ्रीडम में आ गया। मतलब पूरी तरीके से नेचर से आज़ाद हो गया। वो नेचर से वो डरता नहीं है, बल्कि नेचर को यूज़ करता है, उससे पॉसिबिलिटीज क्रिएट करता है। और ह्यूमन एक्टिविटी क्रिएट्स लैंडस्केप एंड कल्चरल लैंडस्केप। तो ह्यूमन एक्टिविटी ने क्या करा भाई? कल्चरल लैंडस्केप क्रिएट करा है। मतलब कि आप आसपास देखो तो वहाँ पर आपको हर जगह जो है ह्यूमन इम्प्रिंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब ऐसी कोई जगह नहीं होगी आपके सराउंडिंग्स में जहाँ पे ह्यूमन ने कुछ ना कुछ क्रिएट ना करा हो नेचर का यूज़ करके, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कल्चरल लैंडस्केप यहाँ पर क्रिएट करा है। उसके बाद इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज आर एवरीवेयर। सारे इम्प्रिंट जो ह्यूमन इम्प्रिंट्स है वो हमें चारों जगह देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि भाई हेल्थ रिजॉर्ट्स हो गए, हाईलैंड्स है, मतलब बहुत ऊंची ऊंची जमीनों पर भी क्या कर रखा है, यहाँ पर हेल्थ रिजॉर्ट्स बना रखे हैं। ह्यूज अर्बन स्प्रॉल्स बना रखे हैं, फील्ड्स और ऑर्चर्ड्स, पेस्चर्स बना रखे हैं प्लेन पर। और रोलिंग हिल्स है, पोर्ट्स ऑन कोस्ट पे, मतलब पोर्ट्स बना रखे हैं कोस्ट पर। ओशनिक रूट्स बना रखे हैं ऑन द ओशनिक सरफेस, ठीक है। तो ओशनिक सरफेस पे ये सब बना रखा है। एंड सैटेलाइट्स इन द स्पेस। तो ये सब ऐसे थोड़ी हो गया है। ये जो है नेचर का यूज़ करके, है ना भाई, नेचर से जो अपॉर्चुनिटीज अपने को मिली हमने उसको यूटिलाइज करके ये सब चीज़ें करी हैं। तो आपको इसके अंदर बताना है। आगे बात करूं, एक्सप्लेन विद एग्जांपल द कंसेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है कि एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या है। तो द इंटरेक्शन बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ नेचर इज नोन एज एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, ठीक है भाई। तो ये सबसे पहली कह सकते हो अवस्था होती है ह्यूमन और नेचर के बीच की, जहाँ पर ह्यूमन जो है काफ़ी आदिम काल का था। आदिम काल का मतलब काफ़ी प्रिमिटिव टाइप का था, जैसे वो बिल्कुल ज्ञान नहीं था नेचर के बारे में।
बस नेचर की वो सुनता था, नेचर से डरता था, ठीक है, नेचर की वो सुना करता था। और जो ह्यूमन बीइंग होते थे उस टाइम पे वो डरा करते थे, ठीक है भाई, जो नेचर है उसे डरा करते थे। ह्यूमन बीइंग वर्शिप्ड नेचर, वो पूजा करा करते थे नेचर की, ये आपको ध्यान रखना। एग्जांपल्स आप देख सकते हो जैसे कि डायरेक्ट रिलेशनशिप ऑफ हाउस होल्ड बिलोंगिंग टू एन इकोनॉमिकली प्रिमिटिव सोसाइटी विद नेचर, ठीक है भाई। और नेचर इज द पावरफुल फोर्स वर्शिप्ड एंड रिवर्ड एंड कंजर्व, ठीक है। तो उस टाइम पे नेचर को काफी बचा के रखा जाता था, उसको उसे डरा जाता था। और एक तरीके से मैं कहूँ तो डायरेक्ट डिपेंडेंस थी ह्यूमन बीइंग की नेचर के ऊपर फॉर रिसोर्स, ठीक है, मतलब कि नेसेसिटी की स्टेज थी, क्योंकि उस टाइम पे इंसान जो था अपनी जरूरत के लिए जो है नेचर पर डिपेंडेंट था। और कई बार नेचर हल्का सा अपना प्रकोप दिखा देती थी तो भाई वो डर जाता था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम्पल्स आप अ, दे सकते हो इस एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को प्रूफ करने की, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। आगे देखो, अगले क्वेश्चन की बात करूं। ह्यूमन बींग्स वर एबल टू डेवलप टेक्नोलॉजी आफ्टर दे डेवलप्ड better understanding of natural laws. Evaluate the statement in the context of naturalization of humans. आपको ये बताना है कि ह्यूमन बींग्स है ना भाई, वो टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में जो है वो एबल हो चुके हैं। कब हो गए? जब उन्होंने जो है नेचर के लॉज को समझा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर लॉज उनको हुई। आपको बताना है किस कंटेक्स्ट में बताना है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, मतलब कि जो मैंने पीछे बताया आपको एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, इसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस भी बोलते हैं। ये वो स्टेज के कंटेक्स्ट में आपको बताना है कि जहाँ पर इंसान को जो है नेचर के लॉज की समझ नहीं थी, लेकिन जब उसको समझ आई तो उसने क्या करा, टेक्नोलॉजी को डेवलप करा। समझ आया क्वेश्चन? तो उसका आंसर आप कैसे लिखोगे? देखो, ये आपको पता होगा कोई भी जो टेक्नोलॉजी होती है वो ये दिखाते हैं कि किसी भी सोसाइटी का कितना डेवलपमेंट हुआ है। कौन सा डेवलपमेंट? कल्चरल डेवलपमेंट कितना हुआ है, ये आपको पता है। और द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन एंड हीट हेल्प अस टू डिस्कवर फायर। अब देखो, जो ये फ्रिक्शन है और ये हीट है, ये कंसेप्ट ऐसे तो पता नहीं चले होंगे। ये पता चला जब नेचर को समझा गया कि भाई नेचर के लॉज कैसे काम करते हैं, तब जाके तो भाई फायर डिस्कवर हुई है, ये ध्यान रखना है। और इसी वजह से क्या होता है, जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी डेवलप करते गए तो उससे जो हमारा कल्चरल डेवलपमेंट सोसाइटी का वो भी बढ़ता गया। तो स्टार्टिंग के टाइम पे बात करूँ, प्रिमिटिव टाइम की बात करूँ, तो उस टाइम पे जो है कल्चरल डेवलपमेंट नहीं था, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही नहीं थी। और टेक्नोलॉजी डेवलप हमने करनी थी, क्यों नहीं करी थी? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था नेचर लॉज का। तो जैसे फायर डिस्कवर हुई, और इसी के बाद अंडरस्टैंडिंग द सीक्रेट्स ऑफ डीएनए एंड जेनेटिक्स इनेबल्स अस टू कॉन्कर इन एनी डिसीज, ठीक है। जैसे हमको डीएनए और जेनेटिक्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग हुई तो डिसीज को हम खत्म करने, कोई सी भी जो डिसीज है उसको मतलब कॉन्कर करने में हमें हमें मदद मिलने लग गई, ठीक है। हम सोचने लगे कि भाई इस डिसीज को कैसे खत्म किया जा सके। और वी यूज द लॉज ऑफ एरोडायनेमिक्स टू डेवलप फास्टर प्लेन्स। तो हम एरोडायनेमिक्स का यूज भी करते हैं, मतलब कि एयर कैसे काम करती है, इस लॉस को हम समझ चुके हैं, जिस वजह से जो फास्टर प्लेन्स हम बना पा रहे हैं। और नॉलेज अबाउट नेचर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू डेवलप टेक्नोलॉजी, है ना भाई। तो नेचर बड़ा जरूर, नेचर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है अगर हम जो है एक टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहते हैं। और टेक्नोलॉजी लूजन्स द सैकलेस ऑफ एनवायरनमेंट ऑन ह्यूमन बीइंग। तो जैसे ही टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जाती है तो टेक्नोलॉजी क्या करती है, जो एनवायरमेंट ने जकड़ रखा था ह्यूमन बींग्स को, धीरे धीरे क्या जो तवे लूज होने लग जाता है। और इन द अर्ली स्टेज ऑफ देयर इंटरेक्शन with their natural environment human were greatly influenced by it। तो अगर अर्ली स्टेज की बात करते हैं तो इंटरेक्शन की ह्यूमन और नेचर के बीच में, तो ह्यूमन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे, किससे? नेचर से। ये आपको ध्यान रखना है, तो आंसर आप लिख सकते हो। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना भाई, यानी कि लाइन से चल रहा है चैप्टर नहीं, मिक्स रहेंगे। तब आए हुए क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन रूरल एंड अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स विद एग्जांपल्स। तो आपको रूरल और अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स के बारे में बताना है, डिफरेंशिएट करना है। देखिए, जो रूरल मार्केटिंग सेंटर्स होते हैं ना, सर्व एज द ट्रेडिंग ऑफ द मोस्ट rudimentary टाइप ऑफ, while अर्बन सेंटर्स हैव मोर स्पेशलाइज्ड अर्बन सर्विस, ठीक है। तो अर्बन सेंटर्स पर जाओगे तो आपको बहुत स्पेशलाइज्ड अर्बन सर्विस देखने को मिलेंगी, जो कि आपको रूरल मार्केट में देखने को नहीं मिलेगी। बल्कि रूरल मार्केट में तो कैसी सर्विस देखने को मिलेगी, रूडिमेंट्री टाइप देखने को मिलेगी, मतलब कि जो रूरल एरिया में नीड है। आगे बात करूं, जितनी भी पर्सनल और प्रोफेशनल सर्विस होती है, कैसे भाई पर्सनल प्रोफेशनल सर्विस, जैसे कि भाई टीचिंग हो गई, लॉयर की कोई सर्विस लेनी है तुमको, तो ये आपको रूरल एरिया में वेल डेवलप्ड आपको देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। लेकिन अर्बन सेंटर्स जो होते हैं ना, वहाँ पर आपको वेल डेवलप्ड देखने को मिलेगी। अगर आप अर्बन एरिया में रहते हो तो आपको पता होगा, आपको जोन से भी सर्विस चाहिए आपके सराउंडिंग्स में आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप एक गाँव वगैरह में रहते हो, रूरल मार्केट वाले एरिया में रहते हो,
तो शायद ही आपको जो है सर्विस देखने को मिलेंगी, मिलेंगी भी तो उतनी अच्छी क्वालिटी की आपको नहीं देखने को मिलेगी जितनी आपको एक अर्बन सेंटर्स में देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे बात करूं तो मोस्टली दे है वीकली बाजार से रूरल रूरल एरियाज, मतलब कि जो आपको रूरल मार्केट होते हैं वहाँ पर आपको वीकली बाजार देखने को मिलते हैं। लेकिन जो अर्बन सेंटर्स की बात करूँ तो वहाँ पर वीकली बाजार एज वेल एज ऑर्गेनाइज्ड बाजार भी आपको देखने को मिलते हैं। वीकली बाजार मतलब कि जो वीक में लगते हैं, ठीक है, किसी दिन लग गए, जैसे कि मंडे को लग गया, देन आपका थर्सडे को लग गया, तो ऐसे वीकली बाजार हुआ करते हैं, हफ्ते में एक या दो दिन लग जाते हैं, ये ध्यान रखना है। लेकिन अर्बन सेंटर्स में दोनों देखने को मिलते हैं, वीकली बाजार भी देखने को मिलते हैं और ऑर्गेनाइज्ड बाजार भी देखने को मिलते हैं। मतलब जहाँ पर जो है हमेशा वो लगते ही रहते हैं, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में लगते हैं। और मोस्ट ऑफ द रूरल मंडीज एक्ट एज होलसेल मार्केट, जितनी भी रूरल मंडीज होते हैं कई बार वो होलसेल मार्केट मार्केट की तरह काम करती है और रिटेल मार्केट की तरह काम करती है। लेकिन जो अर्बन मार्केट्स हो गए वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एज वेल एज स्पेशलाइज्ड मार्केट्स वो दिखाते हैं। मतलब कि जो अर्बन सेंटर में आप जाओगे तो आपको मैन्युफैक्चर्ड गुड मिलेंगे, ना कि वहाँ पर आपको होलसेल वाला सीन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और हर चीज़ की स्पेशलाइज्ड मार्केट आपको देखने को मिलेगी, मतलब कि शूज़, ये तो शू की मार्केट अलग होगी, कपड़े की मार्केट तो वो अलग होगी, तो ये स्पेशलाइज्ड मार्केट्स को हम कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है, इसका आंसर आपको लिखना है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, हाउ हैज टूरिज्म बिकम द वर्ल्ड सिंगल लार्जेस्ट टर्शरी एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ टोटल रेवेन्यूज, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। टूरिज्म आपको पता है एक टर्शरी एक्टिविटी है, तो ये सिंगल टर्शरी एक्टिविटी जो कि रेवेन्यू के मामले में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देती है। 40% ऑफ टोटल जीडीपी कम्स थ्रू टूरिज्म, तो जितनी भी जीडीपी अपनी है उसका 40% किससे आता है? टूरिज्म से आता है। नियर अबाउट 250 मिलियन पीपल आर इन्वॉल्व, कितने भाई टूरिज्म सेक्टर में कितने लोग इन्वॉल्व हैं? 250 मिलियन पीपल। और मैनी लोकल पर्सन्स आर एम्प्लॉयड टू प्रोवाइड फैसिलिटीज लाइक अकोमोडेशन, मील्स एंड ट्रांसपोर्ट। जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनको भी अकोमोडेशन देना, मील्स प्रोवाइड कराना, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कराना, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं टूरिस्ट को, इनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। समझ रहे हो? तो इसमें आप ये लिख सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करूं, वाई शुड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बी यूज इन इंडिया फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। आपको बताना है कि जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं वो इंडिया के अंदर क्यों यूज़ करने चाहिए अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। ठीक है भाई, अगर कन्वेंशनल सोर्स यूज़ ऑफ एनर्जी करते हैं तो वो बहुत उनका खर्चा भी ज़्यादा आता है और पोल्यूशन वगैरह भी करते हैं, तो एक अल्टरनेटिव अपने पास बचता है कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करें। ठीक है, तो क्यों करना चाहिए, हमसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है भाई, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको पता है वो ऐसा डेवलपमेंट होता है जिससे जो हम हमारे पास रिसोर्स है उसको हम ऐसे यूज़ करें हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है, मतलब कि प्रेजेंट जनरेशन है, उनकी नीड से फुलफिल हो जाए और आने वाली जो जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन, उनकी नीड से फुलफिल हो। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स इंटीग्रेशन ऑफ क्वेस्ट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद एनवायरमेंटल कंसर्न। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही कहता है कि भाई ऐसा डेवलपमेंट हो जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो और एनवायरमेंटल कंसर्न भी रहे, मतलब कि एनवायरमेंट को भी दिक्कत ना हो। ठीक है, और ऐसा कब होगा? जब हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ करेंगे। अब जो ट्रेडिशनल मेथड होते हैं रिसोर्स को यूज़ करने के, जिससे भाई क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वेस्ट निकलता है एज वेल एज क्रिएट अदर प्रॉब्लम्स लाइक एनवायरमेंटल पोल्यूशन। बहुत ज़्यादा वेस्ट निकलता है और बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी देखने को मिलता है अगर हम ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते हैं रिसोर्स को यूज़ करने के। ठीक है भाई, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ रिसोर्स का मतलब ये हो गया जो नॉर्मल तरीके से कोयल कोल पेट्रोलियम वगैरह यूज़ करते हैं, तो उससे बहुत वेस्ट भी निकलता है और पोल्यूशन भी होता है। और इट कॉल्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रिसोर्स फॉर द फर्दर जनरेशन। ठीक है, तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये क्या करता है? ये कॉल करता है, मतलब हमको एक वार्निंग देता है कि भाई हमें क्या करना है, रिसोर्स की प्रोटेक्शन करनी है फॉर फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, ध्यान रखना है। और अल्टरनेटिव रिसोर्स का यूज़ करना है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में, यही सब आते हैं जिसमें सोलर पावर, विंड, वेव एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एंड जो कि इनएग्जॉस्टेबल है, मतलब ये खत्म ही नहीं होंगी, ये बहुत अपने पास एनॉर्मस क्वांटिटी में है। ठीक है, समझ रहे हो? आगे बात करें, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर मोर कॉस्ट इफेक्टिव, खर्चा आएगा एक बार में। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। देन द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पर्टिकुलरली पेट्रोलियम एंड एज इम्पोर्ट्स कॉस्ट पेट्रोलियम इज हायर। ठीक है, कॉस्ट तो आएगा ही आएगा, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव हमको देखने को मिलेगा, मतलब जो लागत हम लगा रहे हैं उसका बेनिफिट हमको देखने को मिलेगा। लेकिन जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो ऐसे पेट्रोलियम कोल हो गया, इनका जब इनको इंपोर्ट करते हैं तो इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की बात करूं, डिफाइन द टर्म्स इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन, एनालाइज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी इन द वर्ल्ड। आपको बेसिकली बात करूं तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर बात करूं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी काफ़ी बार आई एग्जाम में,
और इससे पहले एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया भाई, आपको इमिग्रेशन एमिग्रेशन को डिफाइन करना है। इमिग्रेशन की बात करूँ तो ऐसे माइग्रेंट्स जो कि मूव करते हैं एक न्यू प्लेस पर। ठीक है, मान लो ए पर्सन है ना, वो बी जगह पे चले गया है ना। वो कहाँ चले गया भाई, बी जगह पे चले गया है। तो माइग्रेंट्स हु मूव इनटू अ न्यू प्लेस, तो यहाँ पर जो ए पर्सन है वो बी जगह पे चले गया है ना। मान लो एक ए पर्सन है वो एक बी जगह पे चले गया है, तो वो ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, वो इमिग्रेंट हो जाएगा। ठीक है। और एमिग्रेशन क्या होता है कि माइग्रेंट्स हु मूव आउट ऑफ अ प्लेस आर कॉल्ड एमिग्रेंट। तो ये जो ए पर्सन है वो इस पर्टिकुलर एक्स जगह के लिए क्या कहलाया जाएगा, वो एमिग्रेंट कहलाया जाएगा, और बाकी बी जगह के लिए वो इमिग्रेंट कहलाया जाएगा। या तो मैं कह सकता हूँ एक पर्सन को हम इमिग्रेंट और माइक एमिग्रेंट दोनों बोल सकते हैं, ये ध्यान रख लेना। जो जगह छोड़कर जा रहा है उस जगह के लिए वो एमिग्रेंट, और जिस जगह पर जा रहा है उस जगह के लिए वो इमिग्रेंट हो जाएगा। समझ रहे हो भाई। अब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की बात करूं, तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी जो है काफ़ी यूजफुल हो जाती है, क्योंकि ये फ्यूचर पॉपुलेशन कितनी होगी किसी एरिया की, इसको प्रिडिक्ट करने में काफ़ी मदद करती है। और द थ्योरी टेल्स अस दैट द पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन चेंज फ्रॉम हाई बर्थ एंड हाई डेथ टू लो बर्थ एंड लो डेथ। तो ये थ्योरी क्या बताती है कि भाई की पॉपुलेशन है किसी भी रीजन की वो चेंज होती है, कैसे, हाई बर्थ रेट से और हाई डेथ से कहाँ जाती है, वो लो बर्थ और लो डेथ की तरफ बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सोसाइटी क्या होती है, धीरे धीरे प्रोग्रेस करती रहती है। और प्रोग्रेस कैसे करती है, वो रूरल से, ठीक है, रूरल एग्रियन एंड इलिटरेट से कैसे बनती है भाई, अर्बन हो जाती है। और खेती बाड़ी करने से फिर वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की तरफ बढ़ती है, और इलिटरेट से वो इलिटरेट की तरफ बढ़ती है। तो ऐसे क्या होता है, सोसाइटी का प्रोग्रेस होता है, जिससे क्या होता है, हमें हाई बर्थ और हाई डेथ से हमें लो बर्थ और लो डेथ हमको देखने को मिलती है इन पर्टिकुलर रीजन विच दिस थ्योरी टेल्स। ठीक है, हमें ध्यान रखना है। और अब यहाँ पे 3 स्टेज में बातें होती हैं, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो तीनों स्टेज की बात करेंगे। जो फर्स्ट स्टेज होती है ट्रांजिशन थ्योरी जो हमें बताती है, ये बताते हैं कि जो पहली स्टेज होती है भाई किसी भी सोसाइटी की, जब वो हाई बर्थ और हाई डेथ पे होती है, देन वो कैसे प्रोग्रेस करते हुए आगे चलते हैं, 3 स्टेज में इसकी होती है। तो जो पहली स्टेज में बताया गया है कि जो फर्टिलिटी और मोरालिटी बहुत हाई थी। ठीक है, मतलब लोग पैदा भी ज़्यादा हो रहे थे, लोग मर भी ज़्यादा रहे थे। इस वजह से क्या हो रहा था भाई, एक तरह से इक्वल हो जा रहा था कि भाई मर भी इतने रहे हैं, जी भी उतने रहे हैं, तो इक्वल हो गया, जितना मर रहे हैं जितने पैदा हो रहे हैं उतने मर जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा था भाई, पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी थी, बहुत स्लो थी, ड्यू टू एपिडेमिक। एपिडेमिक्स मतलब महामारी वगैरह आ रही थी, और वेरिएबल फूड सप्लाई, मतलब कि फूड सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं थी। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो रहा था भाई, हमें जो है स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिल रही थी। सेकंड स्टेज की बात करूं तो ये हाई फर्टिलिटी इन द बिगिनिंग बट डिक्लाइन विद टाइम। तो सेकंड स्टेज ये बताती है हमको कि जो फर्टिलिटी रेट था स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन टाइम के साथ वो डिक्लाइन होता गया, और जिससे और होता क्या गया गया भाई, और रिड्यूस मोरालिटी रेट ड्यू टू इंप्रूवमेंट इन सैनिटेशन एंड हेल्थ। तो दूसरी स्टेज में स्टार्टिंग में भाई फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा रहा, टाइम के साथ वो घट गया, मतलब कि जो लोग बच्चे लोग भाई स्टार्टिंग में ज़्यादा पैदा होते हैं, बाद में वो कम फर्टिलिटी रेट हो गया। ठीक है, और इसी स्टेज में ये बताया गया है जो मोरालिटी रेट है, मोर्टेलिटी रेट मतलब कि भाई लोग मर कितने रहे हैं, है ना, तो वो भी इम्प्रूव होता है, मतलब कि लोग अब कम मर रहे हैं, क्यों, क्योंकि सैनिटेशन हेल्थ में इंप्रूवमेंट हो जाती है। ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या होता है, स्टार्टिंग में भाई आपकी जो मतलब सेकंड स्टेज बताता है कि इस स्टेज में जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती है, लेकिन जब लास्ट स्टेज होती है, जो थर्ड स्टेज होती है, वहाँ पर फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी रेट जो है वो दोनों ही तरीके से क्या होता है, कंसिडरेबली तरीके से घटते हैं। ठीक है भाई। और पॉपुलेशन इज आइदर स्टेबल, पॉपुलेशन तो स्टेबल हो जाती है और बहुत धीरे धीरे ग्रो होती है ड्यू टू अर्बनाइज्ड एंड लिटरेट पॉपुलेशन, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो अर्बनाइज हो जाती है, मतलब शहरी हो जाती है, और लिटरेट हो जाती है, पढ़ी लिखी हो जाती है, उसको समझ आ जाता है कि भाई फैमिली प्लानिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, डेयरी फार्मिंग इज अ प्रैक्टिस्ड मेनली नियर अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद एग्जांपल। आपको बताना जो डेयरी फार्मिंग होती है वो मेनली अर्बन और इंडस्ट्रियल सेंटर्स के पास ही जो है वो प्रैक्टिस करी जाती है। आपको एग्जांपल के साथ बताना है। तो डेयरी इज द मोस्ट एडवांस्ड एंड एफिशिएंट टाइप ऑफ रेयरिंग ऑफ मिल्क एनिमल। तो जो मिल्क यानी जो दूध देते हैं ऐसे एनिमल्स को भाई पाला जाता है, सबसे एडवांस्ड और एफिशिएंट टाइप है। ध्यान रखना है डेयरी फार्मिंग का, डेयरी फार्मिंग जिसको हम कहते हैं, मिल्क एनिमल्स को पालने का सबसे एडवांस्ड और एफिशिएंट तरीका है। और इट इज प्रैक्टिस मेनली नियर अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर। सबको पता होगा कि भाई अर्बन और इंडस्ट्रियल सेंटर्स पर जो है ये प्रैक्टिस करी जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है नेबरहुड मार्केट फॉर फ्रेश मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स यहाँ पर जो है इजिली मिल जाता है, इनको इजीली मार्केट मिल जाता है यहाँ पर, जिससे अपना जो प्रोडक्ट है बेच भी सकते हैं। और द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रेफ्रिजरेशन, पेस्चराइजेशन एंड अदर प्रिजर्वेशन प्रोसेस आर इजीली अवेलेबल नियर अर्बन एरिया।
तो अर्बन एरियाज में जो ये फैसिलिटी मिल जाती है भाई, ट्रांसपोर्टेशन मिल जाता है, रेफ्रिजरेटर की सुविधा मिल जाती है, या पेस्चराइजेशन की सुविधा मिल जाती है, और कुछ और प्रिजर्व करके रखना हो जिससे चीज़ें खराब ना हो, वो भी सब जो है यहाँ पर हमें अर्बन एरियाज में देखने को मिल जाता है, जो कि हमें रूरल एरियाज में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। और इट इज़ हाईली कैपिटल इंटेंसिव, मतलब बहुत पैसा लगता है भाई इसमें। और एनिमल शेड्स, स्टोरेज फैसिलिटीज फॉर फोडर, फीडिंग एंड मिल्चिंग मशीन्स एड टू द कॉस्ट ऑफ डेयरी फार्मिंग। अगर हम कहते हैं कैपिटल इंटेंसिव है तो क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एनिमल शेड, स्टोरेज फैसिलिटीज लगानी पड़ती है फोडर के लिए, मतलब चारे के लिए, और फीडिंग और मिल्चिंग मशीन्स हमें यहाँ पर जो है ऐड करनी पड़ती है, मतलब इनके लिए डेयरी फार्मिंग के अंदर, जिससे जो होता है डेयरी फार्मिंग में कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है। और स्पेशल एम्फेसाइज इज लेड ऑन कैटल ब्रीडिंग, हेल्थ केयर एंड वेटरनरी सर्विस। तो इन सब में भी क्या होता है भाई, खर्चा जाता है। और ये जो है खर्चा जाता है तो कैपिटल इंटेंसिव तो हो गए, और ये जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, कैटल ब्रीडिंग हो गई, हेल्थ केयर हो गया, वेटरनरी सर्विस हो गई, ये अर्बन सेंटर्स में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, ना कि रूरल एरियाज में। और डेयरी फार्मिंग भाई लेबर इंटेंसिव भी है, ये ध्यान रखना। तो ये डेयरी फार्मिंग के बारे में हमको इतनी सारी बातें पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करूं, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रीजनल प्लानिंग एंड assess the outcomes of integrated tribal development project in भरमौर रीजन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको रीजनल प्लानिंग के बारे में बताना है और आउटकम्स क्या निकले इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के, जो कि भरमौर रीजन में चलाया गया था, हिमाचल प्रदेश। तो रीजनल प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग टू रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंस इन डेवलपमेंट इज टर्म्ड एज रीजनल प्लानिंग। तो रीजनल प्लानिंग सिंपल सा होता है कि भाई जो रीजन, उस पर्टिकुलर रीजन में जहाँ पर डेवलपमेंट इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है, मतलब कि बाकी रीजन में तो ज़्यादा डेवलपमेंट है लेकिन दूसरे रीजन में डेवलपमेंट उतना है नहीं, तो इसको बोलते हैं रीजनल इम्बैलेंस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, इसको रिड्यूस करना है, अपने को बैलेंस बनाना है, तो इसको बोलते हैं रीजनल प्लानिंग। अब जो भरमौर रीजन है भाई, यहाँ पर ये करा गया था भाई, रीजनल प्लानिंग करी गई, तो इसके आउटकम्स क्या निकल कर है? तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इन टर्म्स ऑफ स्कूल्स, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, पोर्टेबल वाटर, तो ये अच्छा हो गया। ठीक है, डेवलपमेंट हमको देखने को मिला। और रोड्स एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई। अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये मिलने लग गई भरमौर रीजन में, जो पहले नहीं थी। और फीमेल लिटरेसी जो है ना, स्पेशली वो इंक्रीज हुई, जो कि पहले नहीं थी। सेक्स रेशियो जो है वो इम्प्रूवमेंट हुआ। सेक्स रेशियो आप समझते होगे कि भाई 1000 मेल पर कितनी फीमेल है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये भी इम्प्रूवमेंट हमको देखने को मिली। और जो चाइल्ड मैरिज भरमौर रीजन में हुआ करती थी वो डिक्लाइन हो गई, मतलब चाइल्ड मैरिज पे रुकावट आ गई। और जो जेंडर इक्वालिटी इनइक्वालिटी यहाँ पर थी वो भी डिक्लाइन हो गई। और कल्टीवेशन ऑफ पल्स एंड अदर कैश क्रॉप्स हैज इंक्रीज इन भरमौर रीजन। पहले क्या होता था, जो ये कल्टीवेशन करा करते थे वो बिल्कुल अपने नीड के लिए करा करते थे, लेकिन अब इन्होंने क्या करा, एक तरह से ट्रांसफर हमें देखने को मिला। अब ये करने लगे भाई, पल्स का कल्टीवेशन करने लग गए, और अदर कैश क्रॉप्स जिसको ये सेल करके कुछ अपनी अर्निंग भी कर सकते थे, वो इन्होंने स्टार्ट कर दिया भरमौर रीजन में। ठीक है, समझ आ गया? आगे बात करें, अगला क्वेश्चन देखो, इंडियन पोर्ट्स हैव कंटिन्यूअसली बीन ग्रोइंग फॉर सक्सेसफुल इंटरनेशनल ट्रेड, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद सुटेबल आर्गुमेंट। सबको बताना है जो इंडियन पोर्ट्स हैं वो लगातार क्या हो रहे हैं भाई, ग्रो हो रहे हैं फॉर सक्सेसफुल इंटरनेशनल ट्रेड। आपको पता है भाई, पोर्ट्स की मदद से जो है इंटरनेशनल ट्रेड होता है। आपको इस पूरी स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है विद आर्गुमेंट। ठीक है, तो आपको पता है कि जो इंडियन पोर्ट्स है वो लगातार ग्रो हो रहे हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। जैसे हमारे देश को आज़ादी मिली उसी वक्त से क्या हो रहा है, हमारे इंडियन पोर्ट्स जो है लगातार उनकी संख्या भी बढ़ रही है और वो ग्रो भी कर रहे हैं। और इंडियन पोर्ट्स आर हैंडलिंग लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डोमेस्टिक एज वेल एज ओवरसीज ट्रेड। तो जो इंडियन पोर्ट्स है वो लार्ज वॉल्यूम में, अगर डोमेस्टिक गुड्स जो हैं उनको भी, और जो सी ट्रेड्स हैं, ठीक है, उनको भी क्या कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। और मोस्ट ऑफ द पोर्ट्स आर इक्विप्ड विद मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। जितने भी हमारे पोर्ट्स हैं उन्हें मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और प्रीवियसली द डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एजेंसी। ठीक है भाई, तो पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, उनके डेवलपमेंट के बारे में बात करो, या उनकी जिनको मॉडर्न बनाना है हमें, और तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो गवर्नमेंट एजेंसीज की है। और considering the increase in function and need to bring these ports at parda with the international ports, or private entrepreneurs have been invited for modernization of ports in India। देखो, तो ये कंसीडर करा जाता है कि भाई जो पोर्ट्स हैं इनके फंक्शन में और इंक्रीजमेंट करना, और इंटरनेशनल पोर्ट्स जो हैं उनके बराबर लेके आना। तो जितने भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स उनको इन्वाइट करा जाता,
करा जाता है ताकि जो है वो क्या कर सके भाई, इन पोर्ट्स का और भी मॉडर्नाइजेशन कर सके। ठीक है, तो मतलब पोर्ट्स जो है उनको सौंप देना एक तरीके से, जिससे जो है वो इनके फंक्शन में, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर में और इम्प्रूवमेंट करें, जिससे जो इंटरनेशनल पोर्ट्स की बराबरी हम कर पाए। और द कैपेसिटी ऑफ इंडियन पोर्ट्स इंक्रीज मोर देन 40 टाइम्स इन 2016 सिंस 1951। तो अगर बात करें भाई इन पोर्ट्स की कैपेसिटी, तो 1951 से लेकर अगर बात करते हैं 2016 तक की, तो 40 टाइम्स इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सजेस्ट द मेजर फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ यूथ एंड एडोलेसेंट्स इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर जो यूथ है, एडोलेसेंट है, उनके डेवलपमेंट के लिए भाई क्या मेजरमेंट हमको करना चाहिए, मतलब जिससे वो उनकी स्किल इंप्रूव हो, वो बिगड़े ना और देश में कंट्रीब्यूट कर सके। तो प्रॉपर एजुकेशन देनी चाहिए भाई, और जो उनका टैलेंट्स है उसको और अच्छे तरीके से भाई ढूंढना चाहिए और उनको उसको इम्प्रूव करना चाहिए, और स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, ताकि जो है वो और इफेक्टिव तरीके से जो है अपनी स्किल को इम्प्लीमेंट कर सकते। तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुड बी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। ठीक है, और एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द यूथ। तो यूथ के अंदर भाई एंटरप्रेन्योरशिप जैसी चीज़ों को एनकरेज करना, तो वो कैसे आएगा, जब गवर्नमेंट इस पे एक्शन लेगी, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अलग अलग स्कीम निकालेगी और उसको इम्प्लीमेंट करवाएगी। और सोशल लेवल्स लाइक ड्रग एब्यूज़ हो गया, अल्कोहलिज्म हो गया, जुवेनाइल हो गया। ठीक है, ये सब जो है भाई जो क्राइम को कमिट कराने में मदद करते हैं, तो इन सब को क्या करना भाई, ख़त्म करना, इरेडिकेट करना। इससे जब भी क्या हो पाएगा, डेवलपमेंट हो पाएगा अपने यूथ और एडोलेसेंट्स का। और फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी को ओवरकम करना जो बच्चों को है, और टू ओवरकम द चैलेंजेस ऑफ लोअर एज एट मैरिज। तो कई बार होता है ना भाई कि बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि लोअर में कम एज में मैरिज हो जाना, इलिटरेसी पर्टिकुलरली जो फीमेल में देखने को मिलती है, स्कूल ड्रॉप आउट हो गया, और लो इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन जिससे माल न्यूट्रिशन हो जाता है, हाई रेट ऑफ मैटरनल मोरालिटी हो जाता है, मतलब कि जो माताएं हैं उनकी ज़्यादा उनकी डेथ हो रही है। ठीक है, और हाई रेट ऑफ HIV एंड एड्स इन्फेक्शन। तो क्या करना है, इन चैलेंजेस को भी ओवरकम करना है। वो कैसे करना है, सरकार को सोचना पड़ेगा। ठीक है, और मतलब इस जितनी भी ये चीज़ें हैं इसको ख़त्म करना है, तब जाके क्या हो पाएगा, यूथ का डेवलपमेंट हो पाएगा अपने इंडिया के अंदर। तो बात आपको बतानी है। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, एक्सप्लेन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेज सेकंड ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। ठीक है, आपको जो सेकंड फेज है ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ की, वो आपको बतानी है इंडिया के अंदर। तो उसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो बतानी है। तो जो फेज सेकंड है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का, वो 1921 से लेकर 1951 तक है, आपको पता होगा, जिसको जो है स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ वाला टाइम पीरियड ही माना जाता है, क्योंकि इस टाइम पे जो है पॉपुलेशन ग्रोथ लगभग रुकी हुई थी। ठीक है, और ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एंड सैनिटेशन थ्रू आउट द कंट्री ब्रोड डाउन द मोर्टेलिटी रेट। तो हुआ क्या भाई कि जैसे अगर आप 1921 से पहले की बात करोगे, तो उस टाइम पे जो मोर्टेलिटी रेट था वो बहुत ज़्यादा था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो थोड़ा सैनिटेशन हो गया, हेल्थ इंप्रूवमेंट कंट्री के अंदर देखा जाता है, जैसे जो मृत्यु दर है, मोर्टेलिटी रेट है जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो थोड़ा धीरे धीरे घटने लग गया। ठीक है, थोड़ा कम आया, इतना नहीं लेकिन कम हो गया। और बेटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उसने क्या करा भाई, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा कर दिया। मतलब अगर मतलब गवर्नमेंट को कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे आज के टाइम पे राशन बंटा जाता है, आपको पता होगा, लोग कहते हैं कि 80 लाख पीपल जो आज भी जो है राशन लेते हैं, तो उस प्रकार से इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसको बोलते हैं। तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम ने क्या करा है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इम्प्रूव करा है। और द क्रूड बर्थ रेट रिमेन्ड हाई इन दिस पीरियड लीडिंग टू हायर ग्रोथ रेट। तो स्टार्टिंग के टाइम में बात करें तो भाई जीव भी उतने रहे थे, मतलब जितने पैदा हो रहे उतने मर रहे थे, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए इसको बोलते हैं स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब रुकी हुई ग्रोथ आप कह सकते हो। लेकिन जैसे जैसे अब यहाँ पर क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिली हमें, किसमें भाई, सैनिटेशन हेल्थ में। और अब हुआ, और तो जिससे क्या हुआ, जो मोर्टेलिटी रेट है वो तो भाई कम हो गया, मतलब लोग कम मर रहे हैं, लेकिन जो बर्थ रेट है वो हाई रहा हमेशा। तो इससे क्या हुआ, हमें ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली इस पीरियड के एंड तक आते आते। नेक्स्ट बात करें, वाई इज फेज थर्ड, जो 1951 से लेकर 1981 तक है, इसको ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो है रिफर करा जाता है पॉपुलेशन ऑफ एक्सप्लोजन इन इंडिया। तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की जो पीरियड है इसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहा जाता है। ठीक है, तो अब ऐसा क्यों कहा जाता है, ठीक आर्ग्यूमेंट्स के साथ आपको बताना है। तो रैपिड फॉल इन मोर्टेलिटी रेट, तो मोर्टेलिटी रेट में बहुत, क्योंकि 1951 के बाद तो और ज़्यादा हेल्थ और सैनिटेशन में इंप्रूवमेंट आई, जिससे जो है मोर्टेलिटी रेट बहुत तेज़ी से गिरा, मतलब लोग अब बहुत कम मर रहे थे। लेकिन जो फर्टिलिटी रेट है वो बिल्कुल सेम रहा कंट्री के अंदर, अभी भी बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे थे। तो जो एनुअल
एवरेज एनुअल ग्रोथ थी वो कितनी थी भाई, लगभग 22% की थी, ध्यान रखना है। और इट इज़ in this period after the independence that development activities were introduced through centralized planning process and economy started showing up ensuring the improvement of living condition of people at large। ठीक है भाई। तो इंडिपेंडेंस के बाद जो है इस टाइम पर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को भाई इंट्रोड्यूस करा जा रहा था गवर्नमेंट के थ्रू, बिल्कुल एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के थ्रू, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के से आ रही थी, जिससे जो है जो इंश्योर करती थी कि भाई जो लिविंग कंडीशन है लोगों की वो बड़े लेवल पर जो है सुधरेगी, इंप्रूवमेंट करेंगे। इस वजह से क्या हो गया भाई, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक्सप्लेन एनी 3 प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर जो स्लम्स हैं, कोई भी तीन प्रॉब्लम आपको बतानी है उनकी। तो दे आर रेजिडेंशियल एरिया ऑफ लीस्ट चॉइस, मतलब कि एज, और जहाँ पर भाई जो हाउस है बिल्कुल किनारे पर, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक जगह पे धंसे हुए घर आप कह सकते हो, ठीक है। और पुअर हाइजेनिक कंडीशन में ये लोग रहते हैं, मतलब ऐसे रेजिडेंशियल एरिया जहाँ पर लोग रहना पसंद भी नहीं करेंगे, ठीक है, लीस्ट चॉइस होगी उनकी। और जो घर होते हैं बिल्कुल उनमें कोई सुविधा नहीं होती, कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती है, बिल्कुल वो ख़राब से घर होते हैं, ठीक है। डायलेपिएट डायलेपिएटेड हाउस होते हैं और वहाँ पे कंडीशन बहुत बेकार होती है हाइजेनिक की, मतलब कि साफ़ सफाई बिल्कुल ना के बराबर होती है। लैक ऑफ वेंटिलेशन आपको देखने को मिलता है। और बेसिक एमिनिटीज़ लाइक ड्रिंकिंग हो गया, ड्रिंकिंग वाटर, लाइट की व्यवस्था हो गई, टॉयलेट फैसिलिटीज़, ये होती ही नहीं है, ठीक है। हमें इस सब की जो है, इन सब फैसिलिटीज़ की कमी देखने को मिलती है। और ओपन डिफेक्शन और अनरेगुलेटेड ड्रेनेज सिस्टम होता है, मतलब कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बिल्कुल अनरेगुलेटेड होता है। रेगुलेटेड मतलब कि भाई पानी कहीं से भी निकल रहा है, नाली का पानी बाहर निकल रहा है, पानी प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं निकल पा रहा है, निकल भी रहा है तो गलियों में आ रहा है। तो प्रॉपर तरीके से मैं कह सकता हूँ अनरेगुलेटेड ड्रेनेज सिस्टम था। और ओवर क्राउडेड नैरो स्ट्रीट पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं, मतलब कि जो स्ट्रीट होती है बहुत नैरो होती है, बहुत पतली होती है और बहुत ओवर क्राउडेड होती है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे रह रहे होते हैं। और बहुत नैरो स्ट्रीट पैटर्न हमको देखने को मिलते हैं, बहुत पतली पतली गलियाँ हमको देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर भाई बहुत तरह तरह की डिसीज़ और इलनेस के जो शिकार हो जाते हैं लोग। और यहाँ पर जो इस ऐसी जगहों पे क्या होता है, स्लम्स वगैरह में भाई ड्रग एब्यूज़ होता है, एल्कोहलिज्म, मतलब बच्चे दारू पीते हैं और क्राइम क्राइम को अंजाम देते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कोई भी 3 लिख सकते हो इसमें से आप। अगले क्वेश्चन की बात करूं, हाउ इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर्ड। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको एचडीआई भी कहते हैं, इसको मेजर कैसे करा जाता है किसी भी कंट्री के लिए, और इसके की एरियाज क्या हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, वो आपको बताना है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है भाई कंट्री को रैंक देता है बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। वो परफॉर्मेंस किन एरियाज के बेसिस पर देता है, हेल्थ हो गया, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्स, मतलब कि उस कंट्री में हेल्थ कैसी है, एजुकेशन कैसी है, और वो रिसोर्स की एक्सेस कैसी है उस कंट्री में लोगों के पास। और जब इन तीनों के बेसिस पर स्कोर मिलता है, तो स्कोर जैसे भी दिया जाता है, तो उसमें अगर जिस भी कंट्री का स्कोर, ठीक है, 0 से 1 के बीच में लाई करता है, मतलब 0 से 1 के बीच में लाई तो करेगा, है ना, तो उसी बेसिस पर क्या होता है, रैंकिंग उनकी होती है। अब जितना जो क्लोजर होगा 1 के, वो उतना ही ज़्यादा ग्रेटर लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट को शो करता है, और जितने जो 1 से दूर होगा स्कोर, वो उतना ही क्या होगा, लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट को शो करेगा। समझ आ गया। और ये स्कोर कैसे मिलता है, इन तीनों के बेसिस पर मिलता है, हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्स। की एरियाज यही है, हेल्थ, एक्सेस टू नॉलेज एंड एक्सेस टू रिसोर्स, ठीक है, ये 3 आपको ध्यान रखने। अब हेल्थ में क्या देखा जाता है, द इंडिकेटर चूजन टू एसेस हेल्थ इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मतलब कि हेल्थ कैसे देखी जाती है कि भाई बर्थ के टाइम से एक पर्सन ने जन्म ले लिया, उसके बाद वो बंदा कितना जिएगा, मतलब कि एक एवरेज बंदा जो है बर्थ के बाद कितना जी रहा है, इसको देखा जाता है हेल्थ को मेजर करने के लिए। उसके बाद एक्सेस टू नॉलेज, उसमें देखा जाता है भाई एडल्ट लिटरेसी रेट एंड ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो रिप्रेजेंट द एक्सेस टू नॉलेज, कि भाई एडल्ट लिटरेसी रेट कितना है, मतलब कितने एडल्ट पढ़े हुए हैं, और ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो कितना है, मतलब कितने लोगों ने जो है एडमिशन ले रखा है स्कूल के अंदर। ये जो नॉलेज के एक्सेस को दिखाता है उस कंट्री के अंदर। और उसके बाद एक्सेस टू रिसोर्स, तो यहाँ इसमें देखा जाता है कि जो उस कंट्री के लोग हैं उनकी परचेजिंग पावर कितनी है, मतलब कि वो कितना जो है अपने नीड के अकॉर्डिंग सामान को खरीद पा रहे हैं, या रिसोर्स को खरीद पा रहे हैं या नहीं खरीद पा रहे हैं। और ये देखा किस में ज़्यादा, डॉलर्स में देखा जाता है, ध्यान रखना, यूएस डॉलर्स में। ये तो ये की एरियाज है। अगले क्वेश्चन की बात करूं, नेम द कैनाल कनेक्टिंग द अटलांटिक ओशन एंड द पैसिफिक ओशन, एक्सप्लेन इट्स मेन फीचर। आपको बताना है भाई जो ऐसी कौन सी कैनाल है जो कि अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करती है, और इसके मेन फीचर आपको बताने हैं। तो सिंपल सा नाम है, अटलांटिक और पैसिफिक को कनेक्ट करने वाली एक कैनाल है, तो ये पनामा कैनाल है, जो कि अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करती है। फीचर की बात करूं,
तो इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द पनामा इस्थुमस बिटवीन पनामा सिटी एंड कोलोन। तो ये जो अपना ये क्या कहते हैं अपना पनामा कैनाल है, ये पनामा सिटी और जो कोलोन है इसके बीच में बनाई गई है। ध्यान रखना है, यूएस गवर्नमेंट ने इसको बिल्ड करा है और ये लगभग 72 किलोमीटर लॉन्ग है। 6 लॉक सिस्टम है इसके अंदर। और 6 लॉक सिस्टम से क्या होता है कि पानी का जो यहाँ पे उबड़ खाबड़ एरिया है, तो शिप को जो मतलब वहाँ से अगर हमें ट्रांसपोर्ट कराना है तो वहाँ से जो इजीली क्या हो पाता है इन लॉक सिस्टम की मदद से, वहाँ पे हम इजीली जो वहाँ से मूव करा जा सकता है। ठीक है, अगर शिप वगैरह वहाँ से जाना चाहे तो वहाँ से वो जा सकती है इन लॉक सिस्टम की मदद से। और इट शॉर्टन द डिस्टेंस बिटवीन न्यूयॉर्क एंड सैन फ्रांसिस्को। ये क्वेश्चन कई बार आता है भाई कि न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बीच का जो डिस्टेंस है वो कवर हुआ है किस वजह से, पनामा कैनाल की वजह से हुआ है। क्योंकि जब पनामा कैनाल नहीं थी इनको पूरा घूम कर जाना पड़ता था, लेकिन अब जब पनामा कैनाल बन गई है तो डिस्टेंस काफ़ी कम हो गई है। और द डिस्टेंस बिटवीन वेस्टर्न यूरोप एंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए एंड द नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूएसए एंड ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया शॉर्टेड। मतलब इनके बीच का भी जो डिस्टेंस है वो कम हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ पनामा कैनाल। और इट इज़ अ वाइटल टू द इकोनॉमीज ऑफ लैटिन अमेरिका। और जो लैटिन अमेरिका है भाई, तो उसकी जो इकोनॉमी है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पनामा कैनाल, एक इम्प्रूवमेंट काफ़ी करी है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एनालाइज द मेन फीचर्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर इन द वर्ल्ड। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है इसके फीचर बता दो भाई। ठीक है, जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर आपको पता होगा यूरोपियंस ने स्टार्ट करा था भाई। ठीक है, जहाँ पर भी इनका कब्जा था, मतलब जहाँ भी इन्होंने कॉलोनीज बना रखी थी वहाँ पर इन्होंने प्लांटेशन एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया। और इम्पोर्टेंट क्रॉप जो कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर के में उगाई जाती है, ग्रो करी जाती है, वही वो टी है, कॉफ़ी है, कोकोआ, रबर, कॉटन, ऑयल पाम, शुगर केन, बनानाज एंड पाइनएप्पल्स। तो दीज आर क्रॉप्स विच आर कल्टिवेटेड इन प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो लार्ज एस्टेट और प्लांटेशन यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, मतलब कि बहुत बड़े बड़े यहाँ पर ज़मीन होती है जहाँ पर जो है कल्टीवेशन करा जाता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर में, मतलब इन क्रॉप्स का कल्टीवेशन करा जाता है, ये ग्रो करी जाती हैं। और इसमें पैसा ही बहुत लगता है, मतलब ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाली ये एग्रीकल्चर होता है। और यहाँ पर भाई टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है और यहाँ पर प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा कमाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर इसको मैनेज करना ही बहुत ज़रूरी है भाई। देखो प्रॉफिट मेकिंग तो ये है ही, कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगे तो प्रॉफिट तो चाहिए होगा। और यहाँ पर जो है इसको मैनेज करना ही बहुत ज़रूरी है, तो मैनेजरियल और टेक्निकल सपोर्ट यहाँ पे चाहिए होता है। साइंटिफिक मेथड यहाँ पर यूज़ करा जाता है भाई एग्रीकल्चर करने के लिए। और यहाँ पर हमेशा चीप लेबर ढूंढी जाती है, मतलब जो भी लेबर इसमें शामिल होती है प्लांटेशन एग्रीकल्चर में, बड़ी सस्ती लेबर यहाँ पे लगाई जाती है ताकि प्रॉफिट ज़्यादा बन जाए। और एक बार में यहाँ पर एक ही क्रॉप यहाँ पर जो है कल्टीवेट करी जाती है, ग्रो करी जाती है। और एक अच्छा सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है, जो कि भाई क्या करते हैं भाई जहाँ पर भी ग्रो हो रहा है वो जगह और जो फैक्ट्रीज है और उनको मार्केट से क्या करते हैं भाई जोड़ने का काम करता है। तो एक गुड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विच लिंक्स द स्टेट्स टू द फैक्ट्रीज एंड मार्केट्स। तो स्टेट को जो है फैक्ट्रीज और मार्केट से जोड़ने का काम करता है, ताकि जो है ताकि एक्सपोर्ट भी जो है आसानी से हो जाए। क्या हो जाए एक्सपोर्ट आसानी से, जो ये क्रॉप है जिसको हम ग्रो कर रहे हैं। ठीक है भाई, आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। एनालाइज द मेन फीचर्स ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन इन द वर्ल्ड। तो आपको फीचर बताने हैं एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन के। तो फीचर्स ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन क्या क्या है देखो भाई। तो प्रैक्टिस इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ सेमी एरिड लैंड्स ऑफ द मिड लैटिट्यूड। तो ये कहाँ पर भाई, जो भी आपका सेमी एरिड रीजन है, सेमी एरिड लैंड्स कौन से होते हैं जहाँ पर मतलब कह सकते हो ना ज़्यादा वहाँ पर आपको सूखापन देखने को मिलेगा और ना ही ज़्यादा वहाँ पर आपको गीलापन देखने को मिलेगा, मतलब उस एरिया में नमी नहीं होगी इतनी। ठीक है, तो उन जगह पर जो है आपको एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन आपको देखने को मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। और और कौन से रीजन होते हैं बेसिकली मिड लैटिट्यूड के जो है सेमी एरिड रीजन होते हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और wheat is the principal crop, through other crops like barley, oats and rye are also grown। तो प्रिंसिपल क्रॉप क्या है भाई एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन में, तो वीट है, लेकिन अदर क्रॉप्स भी ग्रो कर जाती है जैसे कि बार्ले है, ओट्स है, राई वगैरह। और जो फार्म का साइज होता है बड़ा बहुत बड़ा होता है। और जितना भी ऑपरेशन यहाँ पर करा जाएगा, मतलब कल्टीवेशन करा जाएगा, वो मशीन से करा जाएगा। और देर इज लो यील्ड पर एकड़ बट हाई यील्ड पर पर्सन। तो मशीन तो करा जाता है भाई, मैकेनाइज्ड यूज़ है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जो है ना, जो यहाँ पर कल्टीवेशन हम कर रहे हैं, तो लो यील्ड पर एकड़, मतलब एकड़ के हिसाब से तो बहुत कम क्रॉप ग्रो हो रही है, लेकिन अगर हम पर पर्सन देख रहे हैं
तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है खेती अच्छे से हो रही है, मतलब क्रॉप ग्रो हो रही है। और ये जो अपना ये एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन है, ये यूरेशियन स्टेपीज हो गया, अपना कैनेडियन एंड अमेरिकन पेरेरीज हो गया, पंपास ऑफ अर्जेंटीना हो गया, वेल्ड्स ऑफ साउथ अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलियन डाउन्स हो गया, कैंटरबरी प्लेन्स हो गया न्यूजीलैंड का, तो यहाँ पर ज़्यादा ये चलता है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बात करूं अगले क्वेश्चन की, तो एक्सप्लेन द इंडियन सी पोर्ट्स एज गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड्स, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये। तो इंडियन सी पोर्ट्स को हम जो है गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्यों कहते हैं, मतलब कि भाई जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए जो प्रवेश द्वार होते हैं, मतलब जहाँ से जो है व्यापार करते हैं और कोई भी प्रोडक्ट आता है तो इसको गेटवेज बोला जाता है। तो क्यों बोलते हैं, ठीक है, ऐसा आपको बताना है। तो इंडियन सी पोर्ट एज अ गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बताना है। तो इंडिया इज सराउंडेड बाय सी, आपको पता है नीचे आपका इंडियन ओशन है, और आपका लेफ्ट साइड में अरेबियन सी है, राइट साइड में बे ऑफ बंगाल है। तो तीन साइड से सराउंड है इंडिया, ध्यान रखना है, बाय सी। तो इंडिया सराउंडेड बाय सी फ्रॉम 3 साइड्स एंड इज, और इससे क्या होता है, और बहुत बड़ी लॉन्ग अपनी तट है यानी कोस्ट लाइन है, जो इन तीनों ही सी से लगती है। और अब भाई देखो कोस्ट लाइन है तो पोर्ट्स तो यहाँ पर बनाए जाएंगे, और अब पोर्ट्स कह रहा हूँ, पोर्ट्स तो बनाए जाएंगे। तो इन पोर्ट से क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है, और इन्हीं पोर्ट्स की वजह से क्या होता है, हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर पाते हैं, तो इसलिए वो गेटवेज बोला जाता है। और इंडिया हैज़ अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ सी फेयरिंग, और सी फेयरिंग का भाई बहुत पुराना इतिहास रहा है, ट्रेडिशन रहा है इंडिया का भाई कि सी में व्यापार करना, सी के थ्रू क्या करना, ट्रेड करना। और इंडिया वेस्ट कोस्ट हैज़ मोर पोर्ट्स एंड इट्स ईस्ट पोर्ट्स। तो अगर हम बात करें ईस्ट और वेस्ट की, तो जो वेस्ट कोस्ट है इंडिया का, वहाँ पर ज़्यादा पोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे देन ईस्ट पोर्ट्स। और जो ज़्यादा सक्सेसफुल पोर्ट्स भी है ना, वो आपको वेस्ट कोस्ट पे ही देखने को मिलेंगे। और वेरिएशन इन द साइज एंड क्वालिटी ऑफ पोर्ट्स, ठीक है। और ईस्ट और वेस्ट की बात कर लो तो आपको साइज में, क्वालिटी ऑफ पोर्ट्स में आपको वेरिएशन यानी डिफरेंस देखने को मिलेगा। और अगर बात करूँ प्रेजेंट के टाइम पे कितने पोर्ट्स हैं, तो 12 मेजर पोर्ट्स हैं, और 200 जो है माइनर और इंटरमीडिएट पोर्ट्स हैं, मतलब छोटे हो गए ऐसे पोर्ट 200 लगभग हैं, और 12 मेजर पोर्ट्स है बड़े बड़े, जिनसे एक्चुअल में क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है। और द पोर्ट्स एक्ट एज फंक्शन पॉइंट्स ऑफ द रिसोर्स फ्रॉम देयर हिंटरलैंड्स। तो जो पोर्ट्स है सक्शन पॉइंट की तरह काम करते हैं ऑफ द रिसोर्स, ठीक है, फ्रॉम देयर हिंटरलैंड। तो मतलब कि भाई रिसोर्स को जहाँ से लाना है पोर्ट्स तक, तो एक तरह से पोर्ट्स ऐसा काम करते हैं। और एक्सटेंशन ऑफ रेलवेज लिंक टू द पोर्ट्स ऑफ लोकल मार्केट टू द रीजनल मार्केट टू नेशनल मार्केट। तो जो भाई रेलवेज, बहुत रेलवे भी आज के टाइम में बहुत ग्रो कर रहा है, तो एक्सटेंशन जो है ना रेलवेज का, इससे हुआ क्या है कि जो पोर्ट्स हैं वो लिंक्ड हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं लोकल मार्केट से, और लोकल मार्केट से रीजनल मार्केट तक, और रीजनल मार्केट से नेशनल मार्केट। तो ये आपस में जुड़ चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ रेलवेज, ठीक है। और इंडियन पोर्ट जो है वो लार्ज वॉल्यूम में डोमेस्टिक एज वेल ओवरसीज ट्रेड जो है वो हैंडल कर रहे हैं, डोमेस्टिक ट्रेड भी और अपना ओवरसीज ट्रेड, मतलब जो इंटरनल भारत विदेशों से हो रहा है। आगे बात करें, मेंशन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल बेल्ट ऑफ साउथ वेस्टर्न प्लेटू रीजन ऑफ इंडिया। तो 3 अपनी मिनरल बेल्ट होती है, जिसमें से हमको साउथ वेस्टर्न वाली प्लेटू वाली रीजन वाली जो प्लेट है वो बतानी है। तो अगर इस बेल्ट की बात करूं तो ये जो कहाँ तक फैली हुई है, कर्नाटका, गोवा और कॉन्टिजियस तमिलनाडु एंड अपलैंड्स एंड केरला, ठीक है भाई। तो अपलैंड ऑफ तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, गोवा एंड यहाँ तक आपको देखने को मिल जाएगी बेल्ट एक्सटेंड है। मतलब मैं कहूँ तो पूरा जो आपका दक्कन प्लेटू वाला पार्ट है, लगभग आप उतना ही मान लो कि वहाँ पर जो आपको देखने को मिल जाएगा साउथ वेस्टर्न पार्ट जो है इंडिया का, ये वाला पार्ट है। तो जो ये रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर आपको ये देखने को मिलती है। और दिस बेल्ट इज रिच इन फेरस मेटल एंड बॉक्साइट। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि भाई कौन सी बेल्ट किस में ज़्यादा रिच है। तो फेरस मेटल हो गए, और ऐसे मेटल जिनमें लोहा होता है, ठीक है, इसको फेरस मेटल बोलते हैं। और बॉक्साइट में ये बेल्ट बहुत रिच है, यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल जाएगा आपको। और इट ऑल्सो कंटेन हाई ग्रेड आयरन और मैग्नीज एंड लाइमस्टोन। तो यहाँ पर आपको लाइमस्टोन, हाई ग्रेड के आयरन और मैग्नीज देखने को मिल जाएगा। और दिस बेल्ट लैक्स इन कोल डिपॉजिट एक्सेप्ट द नेविली लिग्नाइट माइंस। तो जो ये साउथ वेस्टर्न प्लेटू रीजन वाली बेल्ट है मिनरल की, तो यहाँ पर आपको कोल डिपॉजिट की कमी देखने को मिल जाएगी। कोल डिपॉजिट यहाँ पे नहीं देखने को मिलते हैं, बस एक जगह है इसी बेल्ट में जो कि है भाई नया वैली लिग्नाइट माइंस, यहाँ पर आपको जो कोल देखने को मिल जाएगा। अगली बेल्ट की बात करूं, जो क्वेश्चन दे रखा है अपने को, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन वाली जो बेल्ट है मिनरल की, उसके बारे में बताना है। तो जो बेल्ट है भाई ये फैली हुई है अपनी अरावली अरावली जो कि राजस्थान में है, और
जो अरावली गुजरात में भी पड़ता है कुछ हिस्सा में हमारा, ठीक है, अरावली का कुछ हिस्सा गुजरात में भी है। तो राजस्थान और गुजरात के वहाँ पार्ट्स हमको देखने को मिलती है। तो ये बेल्ट जो एक्सटेंड करती है अलोंग अरावली इन राजस्थान एंड पार्ट ऑफ गुजरात, समझ गए भाई। तो गुजरात के कुछ हिस्से में और राजस्थान के कुछ हिस्से में आपको ये वाली बेल्ट देखने को मिल जाएगी। और मिनरल जो एसोसिएटेड है वो धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक से एसोसिएटेड है। और देखो अगर आपको डिटेल में हर चीज़ समझ रही है तो भाई चैप्टर्स की वीडियो देखो, बाकी यहाँ पर हम हर चीज़ शॉर्ट में कर रहे हैं। और कॉपर जिंक जो है ये मेजर मिनरल्स जो कि यहाँ पर मिलते हैं। और राजस्थान इज रिच इन बिल्डिंग स्टोन, तो राजस्थान जो है वो स्टोन्स को बिल्ड करने में ज़्यादा रिच है, मतलब बनाता है यहाँ पर, ये मिल जाते हैं यहाँ पर इजीली, जैसे कि सैंड स्टोन है, ग्रेनाइट है, मार्बल एटसेट्रा यहाँ पर मिल जाते हैं। आगे बात करूँ तीसरी प्लेट की, जो कि भाई नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन वाली जो बेल्ट है उसके बारे में बात करें। तो ये जो बेल्ट है छोटा नागपुर जो कि झारखंड, उड़ीसा प्लेटू, वेस्ट बंगाल एंड छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से वहाँ तक ये फैली हुई है। और यहाँ पर वैरायटी ऑफ मिनरल्स देखने को मिलते हैं। और मेन मिनरल्स की बात करूँ जो यहाँ पर देखने को मिलते हैं वो आयरन और कोल, मैग्नीज, बॉक्साइट और माइका, ये देखने को मिलता है, ठीक है। और इट हैज़ ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ एनर्जी रिसोर्स, और यहाँ पर आपको एनर्जी रिसोर्स के डिपॉजिट देखने को मिलते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, जैसे कि कोल की, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की बात करूं, एनालाइज 5 मेन फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। अगर वर्ल्ड के अंदर हम बात करें भाई जो इंडस्ट्रीज की लोकेशन है वो अफेक्ट हो रही है, तो कौन कौन से फैक्टर है, मतलब ये कोई इंडस्ट्री कहीं पे क्यों ही लगेगी। तो इसके बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे कि भाई एक्सेस टू मार्केट, है ना भाई, जहाँ पर उनको सही मार्केट मिलेगा वहाँ पर जो इंडस्ट्री इजीली जो है लगाई जाती है। एक्सेस टू रॉ मटेरियल, तो इंडस्ट्री वहाँ पे लगाई जाएगी जहाँ पर इजीली रॉ मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। अब रॉ मटेरियल लाने ले जाने के लिए वो अलग ट्रांसपोर्ट वगैरह भी चाहिए, वो भी एक अपने आप में क्या होता है कि फैक्टर होता है, तो उसके आगे बात करेंगे। तो रॉ मटेरियल जहाँ पर इजीली एक्सेस हो जाए तो वहाँ पर इंडस्ट्री लगेगी। उसके बाद एक्सेस टू लेबर सप्लाई, तो भाई जहाँ पे लेबर आसानी से मिल जाए वहाँ पर आपको इंडस्ट्री देखने को मिलेगी, वहीं पर इंडस्ट्री लगेगी। ऐसी जगह पर थोड़ी लगा दोगे जहाँ पर आपको एम्प्लॉय नहीं मिल रहा आपका, तो वही चीज़ है। एक्सेस टू सोर्स ऑफ एनर्जी, अब भाई मशीन भी चलती हैं, फैक्ट्री लगाओगे, इंडस्ट्री लगाओगे तो उस एनर्जी का सोर्स वहाँ पर अगर इजीली मिल जा रहा है तो वहाँ पर इंडस्ट्री लग जाती है। एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, तो भाई इंडस्ट्री लगानी और ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ बेकार है तो भाई इंडस्ट्री वहाँ लगेगी ही नहीं, क्योंकि रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री तक लाना और तैयार माल को यानी कि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को मार्केट तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ चाहिए, ताकि भाई पता चल जाए कि मार्केट में कब किस सामान की नीड है तो इंडस्ट्री को पता चल जाए। और रॉ मटेरियल ऑर्डर करना हो या मंगाना हो तो उसके लिए भी कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ चाहिए होगी। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसी, तो भाई इंडस्ट्री के लिए जहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसी अच्छी होगी वहाँ पर जो है आप इंडस्ट्री इंडस्ट्री के हित में बात करेगी, वो वाली पॉलिसी जहाँ पर होगी तो वहाँ पर भी वहीं पर इंडस्ट्री लगेगी, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो ये क्या है, कुछ फैक्टर है जो कि अफेक्ट करते हैं किसको भाई, इंडस्ट्री की लोकेशन को। आगे बात करें, pipelines are used extensively to transport liquids and gases in the world. Support the statement with appropriate arguments. तो आपको बताना जो पाइपलाइंस है वो यूज़ करी जाती है भाई लिक्विड्स और गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में वर्ल्ड के अंदर, तो आपको इससे क्या सपोर्ट में बताना है। तो वाटर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस हो गया, है ना। तो बिना कोई दिक्कत के अनइंटरप्टेड फ्लो के लिए जो है बेसिकली पाइपलाइन यूज़ करी जाती है और पाइपलाइन के थ्रू हो पाता है। और वाटर सप्लाइड थ्रू पाइपलाइंस, वाटर जो है भाई वही भी पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई करा जाता है, जो कि सबके लिए फेमिलियर है। कुकिंग गैस हो गई, एलपीजी होगी, वो भी जो है पाइपलाइन के थ्रू जो है मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड पहुंचाई जा रही है। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई पाइपलाइन बहुत यूज़फुल होती है। एक बार इनको बिछाने में काफ़ी खर्चा आता है, कैपिटल लगता है, लेकिन बाद में फिर इनकी मरम्मत वगैरह करने में टाइम नहीं लगता है, इनके मेंटेनेंस में इतना टाइम हमें नहीं लगता है जितना हमको रोड्स वगैरह के में लगता है। और पाइपलाइंस कैन ऑल्सो भी यूज टू ट्रांसपोर्ट लिक्विफाइड कोल, तो लिक्विफाइड कोल है उसको भी ट्रांसपोर्ट करने में पाइपलाइन से यूज़ करा जा सकता है। इन न्यूजीलैंड जो है, न्यूजीलैंड के अंदर मिल्क जो है उसको भी भाई पाइपलाइन के थ्रू जो है फार्म्स फैक्ट्री में सप्लाई करा जाता है। और इन यूएसए देयर इज अ डेंस नेटवर्क ऑफ ऑयल पाइपलाइंस, तो यूएसए के अंदर भाई बहुत ज़्यादा आपको तगड़ा नेटवर्क देखने को मिल जाएगा ऑयल पाइपलाइंस का, फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग एरियाज टू कंज्यूमिंग एरियाज, मतलब जहाँ पर प्रोड्यूस होता है वहाँ से लेकर जहाँ पर भी कंज्यूमिंग एरिया से, मतलब जहाँ पर भी जो है पेट्रोल जाता है और ऑयल जाता है वहाँ तक आपको देखने को मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करूं, अटेनिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया रिक्वायर्स मेजर थ्रस्ट अपॉन द मेजर्स टू अचीव इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, इवैल्यूएट द स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि भाई जो इंदिरा गांधी नहर कैनाल वाला जो एरिया है जहाँ पर भी इंदिरा गांधी नहर बिछाई गई है जो पानी देती है
मतलब जिस भी एरिया में इंदिरा गांधी नहर के थ्रू भाई इरिगेशन वगैरह पानी पहुंचाया जाता है, तो वहां पर अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट अटेन करना है ना, तो वहां पर मेजर थ्रस्ट की जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है, ताकि हम इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी जो है अचीव कर पाए, अटेन कर पाए। तो हमें बताना है कैसे होगा इस स्टेटमेंट को क्या करना है, इवेलुएट करना है, मतलब कौन कौन सा स्टेप हमको ऐसे फॉलो करने चाहिए ऑन इंदिरा गांधी नेशनल कमांड एरिया, ताकि वहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है लागू हो पाए या अटेन हो पाए, ठीक है। देखो, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो है ना, स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट जो है कि इम्प्लीमेंटेशन हो भाई किसका, वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी का, और द कैनाल प्रोजेक्ट जो है अपना, उसमें जो है भाई प्रोटेक्टिव इरिगेशन हो पहले स्टेज में, और एक्सटेंसिव इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स एंड पेस्चर डेवलपमेंट इन स्टेज सेकंड, ठीक है भाई। तो ये अपना क्या कैनाल प्रोजेक्ट है। और इन जनरल की बात करूं तो द क्रॉपिंग पैटर्न शैल नॉट इंक्लूड वाटर इंटेंसिव क्रॉप। तो क्रॉप पैटर्न ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए जिसमें भाई ऐसी क्रॉप्स जो कि जिसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हमें नहीं ग्रो करनी है इतनी, तो ऐसा क्रॉपिंग पैटर्न नहीं होना चाहिए ग्रो करने का। और पीपल शुड बी एनकरेज टू ग्रो प्लांटेशन क्रॉप सच एज सिट्रस फ्रूट्स। तो हमें क्या करना चाहिए, लोगों को एनकरेज करना चाहिए कि वो भाई ऐसी प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रो करें जिससे, जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स होगी, ठीक है, जो वाटर इंटेंसिव ना हो। और द सीआईडी प्रोग्राम क्या है भाई, कमांड एरिया डेवलपमेंट, ठीक है भाई, जैसे कि लाइनिंग ऑफ वाटर कोर्सेज एंड लैंड डेवलपमेंट एंड लेवलिंग एंड वार बंदी सिस्टम शैल बी एफिशिएंटली इम्प्लीमेंटेड टू रिड्यूस द कन्वेंस लॉस ऑफ वाटर। तो पानी के लॉस को बचाने के लिए भाई जो वाटर लाइनिंग होती है, मतलब कि पानी को फिक्स कर देना कि इसके बाहर पानी ना जाए, और लैंड डेवलपमेंट करना, पानी वाड़बंदी सिस्टम करना, और लेवलिंग करना, ठीक है, ये सब कुछ ऐसे एफिशिएंटली इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए इन प्रोग्राम्स को, जिससे जो लॉस ऑफ वाटर है वो ना हो। और द एरियाज अफेक्टेड बाय वाटर लॉन्गिंग एंड सोइल सैलिनिटी शैल बी रिक्लेम्ड। तो जो एरिया है, ठीक है भाई, हाँ, जो सोइल सैलिनिटी की वजह से या वाटर लॉगिंग की ज़्यादा पानी होने की वजह से उस जगह पर वो अफेक्ट हो चुकी हैं, तो उनको वापस रिक्लेम्ड करना चाहिए, मतलब वापस उनको उसी कंडीशन में लेके आना चाहिए। और द इको डेवलपमेंट थ्रू एफोरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन क्या होता है भाई, पेड़ पौधे लगाना, ठीक है। तो इको डेवलपमेंट थ्रू एफोरेस्टेशन, शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन, पेस्चर डेवलपमेंट इज नेसेसरी पर्टिकुलरली इन द फ्रेगाइल एनवायरमेंटल ऑफ स्टेज सेकेंड। तो जो सेकंड स्टेज है उसमें हमें क्या करना चाहिए, बेसिकली अफोरेस्टेशन भी करना, अफोरेस्टेशन शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन करना चाहिए, जिससे क्या होगा, अफोरेस्टेशन शेल्टर बेल्ट ये होती है कि एक लाइन में बहुत सारे क्या लगा देना भाई, पेड़ पौधे लगा देना, ठीक है, जिससे जो है बेसिक, और पेस्टो डेवलपमेंट करना, जिससे क्या होगा, जो फ्रेगाइल एनवायरनमेंट है वहाँ का वो बचेगा, ठीक है, ध्यान रखना है, तो ये हमें करना है, तो इससे इको डेवलपमेंट हो पाएगा। समझ आ गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडिया हैज़ वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड, सपोर्ट द स्टेटमेंट। आपको बताना है कि जो इंडिया है उसके पास जो सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है वर्ल्ड के अंदर, आपको बताना है। तो कैसे भाई सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है इंडिया के अंदर, तो यहाँ पर आप ये बातें बता सकते हो, जैसे कि जो 85% ऑफ पैसेंजर्स जो है वो बाय रोड से ट्रैवल करते हैं हर साल, और 70% ऑफ फ्राइट ट्रैफिक, मतलब कि जो माल वगैरह जाता है वो भी रोड से हर साल होता है 70%। फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस रोड आर क्लासिफाइड एज NH SH मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड रूरल रोड्स, ठीक है। NH मतलब नेशनल हाईवे, SH मतलब कि स्टेट हाईवेज। तो इसमें जो हम रोड्स को क्लासिफाइड कर देते हैं कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर या मेंटेनेंस के लिए। और जो नेशनल हाईवेज है वो कनेक्ट करते हैं भाई स्टेट कैपिटल्स को, मेजर सिटीज़ को, पोर्ट्स को, रेलवे जंक्शंस को, एटसेट्रा। जैसे कि अब कुछ एग्जांपल आप देख लो नेशनल हाईवे के, जैसे कि अपना गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है ना, जो कि अपने 4 मेन कह सकते हो राज्यों को जोड़ता है। नॉर्थ साउथ अपना कॉरिडोर है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, ध्यान रखना है, तो इनके बारे में को ध्यान होना चाहिए, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है एग्जाम में। और जो स्टेट हाईवे है ये स्टेट कैपिटल को भाई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कनेक्ट करता है। डिस्ट्रिक्ट रोड जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स विद इंपॉर्टेंट नोड्स इन डिस्ट्रिक्ट, उनको क्या करता है, कनेक्ट करता है। और मोस्ट ऑफ द रोड्स जो है ना रूरल एरियाज, वो प्रोवाइड करते हैं वाइटल लिंक्स। और बॉर्डर रोड्स जो है वो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, उनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है कहाँ पर, फ्रंटियर एरियाज है, मतलब जितने भी ऐसे एरिया जो कि बहुत बाउंड्री पर सीमा एरियाज है, तो वहाँ पर जो बॉर्डर रोड्स है वहाँ पर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस उनकी बहुत होती है, ठीक है, तो ध्यान रखना। और जो रूरल एरिया में जो रोड्स होते हैं जो कि 80%
रोड की जो चलता है ना, मतलब जो रोड जितने भी रोड से जितने भी काम हो रहे हैं वो 80% रूरल एरियाज में ही हो रहे हैं। ध्यान रखना उसको, जो यूज़ हो रहा है 80% टोटल जितने भी रोड है 80% रोड का यूज़ जो वो रूरल एरियाज में ही हो रहे हैं, जो कि वाइटल रिंग्स हमको प्रोवाइड कराते हैं, मतलब कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं आपस में। ठीक है, आगे चले। इंडियन रेलवेज नेटवर्क इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, सपोर्ट द स्टेटमेंट। आपको बताना है कि जो इंडियन रेलवेज नेटवर्क है इस सबसे वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट है नेटवर्क है वर्ल्ड के अंदर। अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड के अंदर जितने भी रेलवेज की बात आएगी तो उसमें इंडियन रेलवेज की बात जरूर आएगी। तो इंडियन रेलवेज इज द लार्जेस्ट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इन द कंट्री, मतलब कि भाई जो रेलवे है वो किसके अंडर में आती है, वो गवर्नमेंट के अंडर में आती है। और इट फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स एंड कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। तो जो ये रेलवे है ये भाई पैसेंजर की मूवमेंट को, गुड्स के मूवमेंट को इंश्योर करती है, फैसिलिटेट करती है और इकोनॉमिक की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट भी करती है। इट इंटीग्रेट्स द पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट, रीजन, कल्चर एंड इकोनॉमिक कंडीशन। तो डिफरेंट कास्ट के लोग हो गए, रिलीजन के लोग हो गए, कल्चर के लोग हो गए, अलग अलग इकोनॉमिक कंडीशन के लोग हो गए, तो उनको इंटीग्रेट करती है। रेल कभी नहीं देखती कि भाई तू इस कास्ट का है, तो इस रिलीजन का है, तो इस कल्चर का, नहीं, सब एक साथ चलते हैं। ठीक है, सब इसमें क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। इंडिया के अंदर भाई जो रेलवे सिस्टम है उसको 16 जोन्स के अंदर डिवाइड करा गया है ताकि बेटर मैनेजमेंट हो पाए रेलवेज का। कोंकण रेलवे एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है इंडियन रेलवे की, जो कि गोवा से महाराष्ट्र से कर्नाटक तक जाती है। और इसमें महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक जुड़े हुए हैं आपस में कोंकण रेलवे के थ्रू, और रेलवे सिस्टम इज बीइंग अपग्रेडेड। ठीक है भाई, तो रेलवे सिस्टम जो है लगातार अपग्रेड होता जा रहा है। और जैसे कि मेट्रो सिटीज़, आपको पता होगा कि भाई मेट्रो बहुत सारी सिटीज़ में आ चुकी है, तो ये भी एक तरह से रेलवे सिस्टम का अपग्रेड है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और आगे बात करें, अगला क्वेश्चन देखो। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज कॉल्ड अ बेसिक इंडस्ट्री, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल। तो आपको बताना है कि जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है इसको बेसिक इंडस्ट्री भी बोला जाता है, तो ऐसा क्यों बोला जाता है, आपको इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है एग्जांपल के साथ। देखो, इसको बेसिक इंडस्ट्री इसलिए बोला जाता है, ये बेसिक इंडस्ट्री इसलिए है क्योंकि इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर द अदर इंडस्ट्रीज सच एज इन मेकिंग मशीन्स, कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। ठीक है भाई, देखो तो आयरन एंड स्टील के लिए भी रॉ मटेरियल चाहिए होता है, तो आयरन एंड जो स्टील इंडस्ट्री है खुद में एक इंडस्ट्री है, तो ये दूसरों को रॉ मटेरियल भी जो पहुंचाती है, इसलिए इसको बेसिक इंडस्ट्री बोला जाता है। क्योंकि ये जो है दूसरी इंडस्ट्री उनको रॉ मटेरियल देती है मशीन्स वगैरह के लिए, कैपिटल गुड्स वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, ताकि आगे का प्रोडक्शन और भी आसानी से हो पाए। समझ आ गया, तो इट प्रोवाइड्स टूल्स फॉर अदर इंडस्ट्रीज, तो ये दूसरी इंडस्ट्रीज को टूल्स वगैरह देती है, तो इसलिए इसको बेसिक इंडस्ट्री बोला जाता है। ठीक है ना, क्योंकि दूसरी इंडस्ट्री के लिए खुद ये क्या, एक रॉ मटेरियल वाली मशीन आप कह सकते हो है ये। एग्जाम्पल के लिए, इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर रेलवे एंड अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और मतलब कि भाई रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती है रेलवे को और अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उनको। और इट में ऑल्सो बी कॉल्ड अ हैवी इंडस्ट्री, इसको हम हैवी इंडस्ट्री बोल सकते हैं बिकॉज इट यूजेस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ बल्कि रॉ मटेरियल एंड इट्स प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो हैवी। ठीक है, उसको हैवी इंडस्ट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बल्कि रॉ मटेरियल यूज होते हैं और प्रोडक्ट्स भी जो बनते हैं बहुत हैवी होते हैं। ठीक है, आगे बात करो अगले क्वेश्चन की। हाउ आर पोल्यूटेंट्स फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर पोल्यूशन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो आपको बताना है कि जो पोल्यूटेंट्स होते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज से, वो कैसे वाटर पोल्यूशन के रिस्पॉन्सिबल हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, जैसे कि तो जो ह्यूमन बींग्स हैं वो पोल्यूट करते हैं पानी को, वाटर को, थ्रू इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर और कल्चरल एक्टिविटीज़। आपको पता है कि भाई बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है जिसमें फूलों को और क्या कहते हैं, अपनी मूर्तियों को विसर्जित करा जाता है। एग्रीकल्चर से जो इतना वेस्ट निकलता है उसको नदी रिवर में भेज दिया जाता है, वाटर के अंदर ट्रांसपोर्ट करा दिया जाता है। एंड इंडस्ट्रियल से जो वेस्ट निकलता है उसको भी रिवर में बहा दिया जाता है, तो ये सब होता है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स के थ्रू ही हो पा रहा है। और जो इंडस्ट्रीज है वो प्रोड्यूस कर रही है भाई, जैसे अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि मतलब कि वो नदी के अंदर नहीं डालने चाहिए, तो उनको बोलते हैं अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स। तो उसको प्रोडक्शन हो रहा है भाई, तो वो इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, पोल्यूटेड वेस्ट वाटर हो गया, पॉइजनस गैसेस हो गई, ये सब अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स हैं एक तरह से जो कि इंडस्ट्री से निकल रहे हैं। केमिकल रेसिडियल्स हो गए, मतलब बचा हुआ चीज़ हो गया जो केमिकल से बचकर निकला है। हैवी मेटल्स हो गए, डस्ट एंड स्मोक हो गई, इनको क्या करा जाता है भाई, प्रोड्यूस होती है और ये डायरेक्ट को रिवर में गिरा दिया जाता है। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट आर डिस्पोज्ड ऑफ इन रनिंग वाटर और लेक्स। ठीक है, जितने भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है उनको बेसिकली जो मोस्टली है उनको कहाँ पे डिस्पोज करा जाता है, वाटर और लेक्स में।
और वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल्स यूज़ करे जाते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, जो आज के टाइम में मॉडर्न एग्रीकल्चर वहाँ पर यूज़ करा जाता है, जिससे जो है वो भी जो है भाई पोल्यूशन जनरेट करता है रिवर वगैरह के लिए, वाटर के लिए। और कल्चरल एक्टिविटीज सच एज पिलग्रिमेज पोल्यूट द वाटर सोर्सेज, ठीक है भाई। तो जितने भी कल्चरल एक्टिविटीज जैसे कि पिलग्रिमेज हो गया, तो वाटर सोर्स को भी क्या करता है, अपना भी पोल्यूट करता है, पोल्यूशन फैलाता है। और रिलीजियस फेयर्स हो गए, टूरिज्म हो गया, ये भी पानी को यानी वाटर सोर्स को पोल्यूट करता है। समझ आ गया। अगले क्वेश्चन की बात करूं, व्हाट इज ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एंड डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड। आपको ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के बारे में बताना है और ये बताना है कि भाई मेन फीचर क्या है रोड ट्रांसपोर्ट के वर्ल्ड के अंदर। देखो भाई, तो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क सिंपल सा होता है कि जब बहुत सारे प्लेस जो हैं वो अलग अलग रूट से जुड़ जाए, है ना, वो एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बन जाता है। तो सेवरल प्लेसेस जॉइंड टुगेदर बाय अ सीरीज ऑफ रूट्स, इसको लिंक्स बोलते हैं। टू फॉर्म अ पैटर्न आर कॉल्ड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, इट इंक्लूड्स ऑल द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में जो है ना सारे ही मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आ जाते हैं, जब वो बहुत सारे रास्तों से आपस में जुड़ जाते हैं। अब रोड ट्रांसपोर्ट की हमसे फीचर पूछे यानी खासियत पूछी है, तो देखो जो रोड ट्रांसपोर्ट होता है ना वो मोस्ट इकोनॉमिकल होता है फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। मतलब अगर आपको छोटी दूरी तय करनी है, छोटे डिस्टेंस पर जाना है, तो रोड सबसे बेस्ट होता है। और अगर सामान वगैरह ढोना है तो भाई रोड जो है भाई वो बहुत इंपॉर्टेंस गेन कर रहे हैं फ्राइट ट्रांसपोर्ट में भी, बिकॉज इट ऑफर्स डोर टू डोर सर्विस। तो ये डोर टू डोर सर्विस हमको प्रोवाइड कराता है रोड, क्योंकि हर घर तक आज जो है रोड आपको देखने को मिल जाएगी। और द क्वालिटी ऑफ रोड्स वेरीज ग्रेटली बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज और रीजन्स। तो भाई जो क्वालिटी ऑफ रोड से वेरी करती है, जैसे डेवलपिंग नेशन में अलग तरह के अलग क्वालिटी के रोड्स होंगे, डेवलप्ड कंट्री में अलग तरह के रोड्स होंगे, तो वही बात है, क्वालिटी ऑफ रोड्स वेरी करती है। और रोड कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस रिक्वायर हैवी एक्सपेंडिचर। तो भाई रोड को बनाने में उसके मेंटेनेंस में बड़ा खर्चा आता है, ठीक है, एक्सपेंडिचर लगता है। और दे कैन नेगोशिएट डिफरेंट ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप्स एंड टेरेन, ठीक है, मतलब इसको बहुत जगह पे नेगोशिएट भी करा जा सकता है रोड्स को, मतलब कि पहाड़ वगैरह पे कोई स्लोप वाली जगह है वहाँ पे भी रोड वगैरह बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करूं, डिफाइन द टर्म ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज, डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ठीक है। आपको ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे के बारे में बताना है और उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, किसकी, आपको ट्रांस साइबेरियन रेलवे की। तो देखो भाई जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे है जो बेसिकली होता क्या है, जो कि कॉन्टिनेंट के दो एंड को लिंक करता है, जोड़ता है। तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज रन अक्रॉस द कॉन्टिनेंट एंड लिंक इट्स टू एंड्स, ठीक है। तो कॉन्टिनेंट के दो हिस्से वाले कॉन्टिनेंट है, तो इसका एक यह वाला हिस्सा जो है इसको यहाँ से जोड़ना, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ट्रांस साइबेरियन रेलवे की बात करूँ तो इसकी खासियत क्या है, तो मेजर रेल रूट्स ऑफ रशिया फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग इन द वेस्ट टू व्लादिवोस्टोक ऑन द पैसिफिक कोस्ट। तो मेजर रेल रूट है भाई, ये ध्यान रखना है, जो कि रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग से वेस्ट में अगर जाना है व्लादिवोस्टोक तक, तो और इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट इन एशिया, और एशिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रूट है ये। और इट इज़ द लॉन्गेस्ट रेल रूट है भाई, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसकी लेंथ कितनी है 9332 किलोमीटर। और डबल ट्रैक्ड एंड इलेक्ट्रीफाइड ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे है वर्ल्ड के अंदर ही, ये डबल ट्रैक्ड है और इलेक्ट्रीफाइड है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी आपको देखने को मिल जाएगी इस कॉन्टिनेंटल रेलवे में, ठीक है, ध्यान रखना। समझ आ गया। तो यहाँ पर आपकी वीडियो खत्म हो जाती है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो बहुत सारे चैप्टर यहाँ पे छूटे हैं। वो छूटे इसलिए क्योंकि जितने PYQ आपके मैंने देखे तो वहाँ पर इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन बार बार आ रहा है, ठीक है, और वही क्वेश्चन मैंने लिए हैं आपके, क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो MCQ वगैरह में केस बेस्ड में पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए वो क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं आए हैं। तो क्वेश्चन की फॉर्म में जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना, तो आप इन्हीं चैप्टर को और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी आप इन क्वेश्चन को अगर करके जा रहे हो ना, तो आपका एग्जाम काफ़ी अच्छा जाने वाला है, तो इसकी टेंशन आप मत लो, ठीक है, आपका एग्जाम काफ़ी अच्छा जाएगा। कुछ पर्सनल क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, यूजर नेम आपके सामने है। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो।